हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से संबंधित सारी जानकारियां शेयर कर रखी हैं, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा इस टॉपिक रहेगा हिंदी में, जो कि व्याकरण खंड हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले हमने भाषा खंड जो है अपना पूरा डिस्कशन कर रखा था, जिसमें हमने हिंदी भाषा का विकास के बारे में जाना, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, भारत की जो हिंदी है राष्ट्रीय भाषा क्यों ना बन सकी, क्यों भारत में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा मिला, और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में इंक्लूड किया गया है, कौन सी सूची है, ये सारी बातें हमने जानकारी ली थी। एक वीडियो में पूरा डिस्कशन कर रखा है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वर्ण विचार, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं, वर्णमाला, वर्तनी और संधि। आज जो हम स्टार्टिंग करेंगे वर्णमाला के साथ करेंगे। वर्णमाला से इस वीडियो से जो कि हमारा कंटेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपको अपने एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो वर्णमाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वर्णमाला क्या है, पहले हम ये जानेंगे। वर्णमाला, वर्ण यानी कि जो वर्णों की माला है जिन्हें हम व्यवस्थित करते हैं, उसी को वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को एक व्यवस्थित करते हैं समूह में, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, ये क्या है, एक क्रम है और समूह है इन सब वर्णों का। क्रम में भी हैं ये, का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा आएगा, यानी कि क्रम में लगे हुए हैं और क्या है, व्यवस्थित हैं और एक समूह में है, इनका एक ग्रुप है। तो आ से लेके ज्ञानी तक, तो ये क्या है, ये वर्णमाला की डेफिनेशन है। वर्णमाला क्या है, व्यवस्थित करने का जो समूह है वर्णमाला वर्णों का, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है ये हम जानेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या जिन्हें हम खंडों में नहीं बांट सकते। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वो ध्वनि होती है जिसे हम और ज़्यादा हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये वर्ण की डेफिनेशन है। वर्णमाला, जिसमें सबसे पहले ध्वनि आई, फिर ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य और वाक्य से बनी भाषा। इस तरह से भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से बना वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम और ज़्यादा खंडों में नहीं विभाजित कर सकते हैं। और जानेंगे वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में विभाजित की गई है, जो होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, स्वर और कॉन्सोनेंट 2 तरह के होते हैं, जिसमें 5 स्वर होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। उसी तरह वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला होती है, उसमें स्वर जो होते हैं वो 11 हैं और व्यंजन है वो 41 है। तो इस तरह से टोटल जो है व्यंजन, टोटल जो वर्णमाला में वर्ण है वो है 52, यानी 52। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है कुल, तो कुल स्वरों की संख्या 11 है, और व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो 41 है, और कुल वर्णमाला में वर्ण कितने हैं तो 52 है। स्वर कितने हैं हमारे, स्वर 2 तरह के होते हैं, हस्र स्वर और दीर्घ स्वर। हस्र स्वर वो स्वर होते हैं जो एक मात्रिक होते हैं, जो छोटी मात्रा वाले होते हैं और इन्हें बोलने में भी कम समय लगता है। इन्हें हम हस्र स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ से समझ में आ रहा होगा, दीर्घ यानी कि बड़ा, जो बड़ी मात्रा वाले होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जो कि बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 वर्ण होते हैं जो कि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब जानेंगे हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत और संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजनों का प्रकार है, कितने भागों में व्यंजनों को बांटा गया। स्पर्श व्यंजन, जो मुख के स्पर्श के आधार पर इन्हें बांटा गया। हम इनके बारे में डिटेल में आगे और जानेंगे, क्योंकि व्यंजनों का टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हम इन्हें अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आता है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, ग्रुप दिया है पूरा, 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें या, रा, ला और वा, ये हैं 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, शा, शा और सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है, जिन्हें बोलते हैं मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया। जो 4 हैं ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन जो होते हैं, आगत यानी किसी दूसरी भाषा से आए हुए, जो कि ये किससे आए हुए हैं, अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं, जो कि वर्ण हैं, जो कि जा और फा, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ था, एक बिंदी लगी हुई है, ये दूसरी भाषा से आए हुए आगत व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छा,
त्र, ग्र और स्र, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जो कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बनाए गए हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छा, त्र, ग्र और श्र। इनमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो छा जो है और त्रा है और गा है और श्रा है, ये कौन कौन से 2 अन्य व्यंजनों से मिलकर बनाए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है। तो हम आगे जानेंगे कि कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर शा बना है और कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर त्रा बना है, ग कौन से बना है और श्र कौन से मिलकर बना है। तो कुल स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या 41 है और टोटल जो वर्णमाला में वर्ण है वो 52 है। स्वर किसे कहते हैं हम जानेंगे। स्वर की परिभाषा और प्रकार क्या है। तो स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और स्वर का सहारा ना लेना पड़े, यानी कि वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वो ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी कि जिन्हें बोलने के लिए किसी और स्वर का, किसी और ध्वनि का सहारा ना लेना पड़े, वो स्वर हैं, यानी कि स्वर स्वतंत्र हैं। तो स्वर जो जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वो स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उसी स्वर को स्वर कहते हैं। स्वर जो कि आजाद है, स्वर स्वतंत्र है। तो स्वर क्या है, किसी भी अन्य स्वर से संबंधित नहीं होते, जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये देख सकते हो जो 11 स्वर कौन कौन से हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। जो अंगा और आहा हैं वो स्वर की कैटेगरी में नहीं आते। आ से लेके आहा तक ही हमारे जो 13 होते हैं वो माने गए थे, लेकिन जो 2 होते हैं अंगा और आहा, उन्हें बोलने में हमें और भी ध्वनि की आवश्यकता होती थी, तो इन्हें अलग कर दिया गया स्वर की कैटेगरी से। अंगा को अनुस्वार कहा जाता है और जो आहा है वो विसर्ग है, यानी अयोगवाह की कैटेगरी में रखा गया। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो है हमारे वो होते हैं स्वर से अपोजिट डेफिनेशन जो है बिल्कुल व्यंजन की है। व्यंजन स्वतंत्र बोले जाते हैं, लेकिन जो स्वर जो होते हैं स्वर स्वतंत्र वो होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जिन्हें बोलने के लिए अन्य स्वरों का सहारा लेना पड़े। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर अन्य शब्दों में जाने डेफिनेशन इसकी, व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण कौन से, ये वाले स्वर वर्ण, इनकी सहायता से ही हम व्यंजनों को बोलते हैं। इनकी बगैर सहायता के हम किसी भी व्यंजन को उनका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे का को बोलेंगे तो आ का पीछे से उच्चारण निकलता है, खा का बोलेंगे तब भी आ निकलता है, यानी कि जिस भी हम व्यंजन को बोलेंगे पीछे से हमारी आवाज़ जो निकलेगी वो स्वर की आएगी, यानी कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। व्यंजनों को बोलने के लिए किसी और स्वर की हमें सहायता लेनी पड़ती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए ये व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। कितने व्यंजन हैं टोटल, 41 व्यंजन हैं। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजक शा, शा, सा और हा, और संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ग्र और श्र। ये 4 इसमें से संयुक्त हैं, 4 इसमें जो है सा से लेके है जो है तीनों सा और हा ये ऊष्म में है, और या, रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, और बाकी सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त, संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत, अर्धविव्रत, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पक्षस्वर। ह्रस्व दीर्घ का जो विलुप्त का जो वर्गीकरण किया गया वो उनके हम बोलते में उनको कैसे बोल पाते हैं, कितना समय लगता है, समय के आधार पे हमें उन्हें बांटा गया। संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत को जो बांटा गया वो कितना मुख खुलता है हम किसी स्वर को जब बोलते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर वो स्वर होते हैं जब जीव के प्रयोग के आधार पे कि हम जब किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे जीव का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया। 1 बाय 1 हम जानेंगे। ये व्यंजन है जिसमें ऊष्म व्यंजन सा, शा, हा, अंतःस्थ या, रा, ला, वा और संयुक्त छ, त्र, ग्र और श्र। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा, ऊष्म व्यंजन पूछ लेगा कौन से हैं, तो ये 4 ऊष्म हैं, तीनों सा और हा। अंतःस्थ या, रा, ला, वा, और संयुक्त व्यंजन में पूछेगा जो छा है और जो त्रा है, ग्र है, ग्या है और श्रा है।
ये किन किन व्यंजनों से मिलके बने हैं? जो छा है आपका का और सा से मिलकर बना है। त्रा है ता और रा से मिलकर बना है। जब हम त्रा बोलते हैं तो ता और रा दोनों का ही ध्वनि निकलती है। तो त्रा ता और रा से। गा जो मिलके बना है वो जा और अंगा से मिलके बना है। और जो श्रा है वो शा और रा से मिलके बना है। यानी कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो किन दो शब्दों की, किन दो व्यंजनों की ध्वनि निकलती है, उन दो ध्वनियों को पूछ लेगा। जैसे शा है का और शा का निकलता है। त्रा है ता और रा का निकलता है। जब गा बोलते हैं तो जा और अंगा। और श्रा बोलते हैं तो सा और रा। तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए और पेपर टाइम पर रिवीजन के काम आएंगे। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे कि किसी को बोलते समय कितना समय लगता है। हसरो सरो जिन्हें बोलते हैं बहुत कम समय लगता है, एक मात्रिक होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर जो बड़ी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं, बोलने में समय अधिक लगता है, जो कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये है। अब जानेंगे हम जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव का प्रयोग, हम जीव का प्रयोग जब करते हैं, जीव का अगला हिस्सा काम करता है, मध्य है, पक्ष। तो जब हम ई और ऐ और ए को बोलते हैं तो जीव का अगला हिस्सा उठता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, आप बोल कर देखिए ई ए ऐ। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीव का अगला भाग काम करेगा। मध्य में जब आ बोलोगे तो आपकी जीव का मध्य हिस्सा काम करता है। और पक्ष में जब पिछला हिस्सा काम करेगा, जब आप इनका उच्चारण करेंगे आ, ऊ, ओ, औ, तो जब आप बोलेंगे तो जीव का पिछला जो भाग है वो काम करता है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर ही स्वरों का वर्गीकरण है ये। मुख्य द्वार के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी एंट्रेंस दे रहे हो या फिर जिस भी कंपटीशन में आपके हिंदी आता हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं वर्णमाला से। मुख द्वार के आधार पे मुख कितनी तरह से खुलता है, जब आप बोलते हो ज़्यादा खुल रहा है, कम खुल रहा है, बिल्कुल बंद है, तो उस तरह से। विव्रत का मतलब होता है ओपन, यानी खुलना। या जब हम किसी स्वर को बोलेंगे तो हमारा मुख कितना खुलता है। विव्रत यानी पूरा खुल जाए। मुख का द्वार जैसे आ, बड़ा आ, जब हम बोलते हैं आ, बोलते हैं आ, तो हमारा मुख क्या पूरा खुलता है, तो उसे विव्रत कहते हैं। विव्रत यानी जो विव्रत में कौन सा स्वर आता है आ। अर्ध विव्रत जब मुख आधा खुला हो आधा बंद हो, जैसे आ, ऐ, औ, इसमें क्या आधा खुला आधा बंद। अर्ध विव्रत में लगभग बंद सा ही होता है, थोड़ा सा खुला होता है। जैसे ऐ और ओ जब हम बोलते हैं तो हल्का सा ही मुंह खुलता है। और समव्रत में क्या होता है, क्लोज, बिल्कुल बंद सा ही है, हल्का सा खुलने की आवश्यकता होती है जब हम उसको उच्चारण करते हैं। जैसे ई ऊ, ये क्या है, हम हल्का सा बोलेंगे, बस थोड़ा सा हमें मुंह खोलने की आवश्यकता होती है। तो विव्रत ज़्यादा खुला बड़ा, अर्धविव्रत आधा खुला आधा बंद, अर्धसंवृत बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ महसूस कर, हल्का सा खोलना पड़ेगा हमें, ज़्यादा नहीं। और संवृत में बंद होगा लगभग मुख, थोड़ा सा ही हमें मुख का द्वार खोलना पड़ता है। हिंदी वर्णमाला में ये देख लो कि जो स्वर हैं, आ जो है, अंगा जो है अनुस्वार में है, और विसर्ग जो है अहाँ है। तो ये अयोग वाहक कौन कौन से स्वर अयोग वाहक की कैटेगरी में रखा गया, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग में अहाँ आता है, अनुस्वार में अंगा आता है। तो नोट डाउन कर लीजिए अनुस्वार और विसर्ग को। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमने जाना था भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई कौन सी होती है जिसे हम अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते। सबसे छोटा, उससे छोटा हम उसको नहीं तोड़ सकते। उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वही मैंने लिए हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के। शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संलग्न को कहते हैं, या फिर शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का जब व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो हमने जाना था किस वर्ग के व्यंजन हैं, तालव्य के हैं, ऊष्म के हैं, अंतःस्थ के, उष्ट के हैं। जो या रा ला वा जो हैं वो अंतःस्थ व्यंजन के वर्ग के आते हैं। तो इसका सी आंसर होगा। ऊष्म व्यंजन कौन से बताए थे मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऊष्म जो व्यंजन है वो कौन से हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुख दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो अनुनासिक जो होते हैं उन्हें हम नाक और मुख दोनों से ही प्रयोग करके बोलते हैं, जिसमें अंगा और अहाँ
ये आते हैं, दो ऐसे हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो अनुनासिक होते हैं जिन्हें हम नाक और मुख दोनों से बोलते हैं, उन्हें हम अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख दोनों का प्रयोग करके जिनका हम उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा जो है वर्ण किसके योग से बना है? तो का और सा से मिलके बना है, का और चा से मिलके बना है, का और छा से मिलके बना है। तो पीछे हमने जाना था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ये आया हुआ है। छा जो वर्ग है संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से थे? छा था, त्रा था और त्रा, गा और आपका श्रा, ये थे चार ऐसे जो कि आपके संयुक्त व्यंजन में आते थे। तो जो छा है वो क्या है, का और सा से मिलके बना है। त्रा किससे मिलके बना था? ता और रा से। गा किससे मिला था? अंगा, जा और अंगा से। और जो श्रा मिलके बना था शा और रा से। तो इस तरह से विभाजन है जो कि योग से मिलके बनाए हैं दो व्यंजनों के से। तो शा किससे मिला है? का और सा से। इसका आंसर ए होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है स्वरों की? तो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने जाना हिंदी वर्णमाला के बारे में। आई होप आपके लिए आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।